हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनिट नंबर 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर हम इसकी बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी यूनिट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस, नेचर, रैशनल्स और प्रोग्राम्स, ग्रोथ, प्रॉब्लम्स, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, तो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 मेन इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि आज की वीडियो में डेफिनेशन, नेचर, रैशनल, प्रोग्राम, ग्रोथ और प्रॉब्लम के बारे में इन कुछ टॉपिक्स को हम कवर अप करें। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थी स्मॉल स्केल सेक्टर के थ्रू की तरफ, और क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो हम एक सेपरेट वीडियो में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। इसके अंदर हम एंसिलरी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, टीनी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे पहुँचते जाएंगे और डिटेल में हमें जो है इसमें नॉलेज मिलती जाएगी। तो कुछ पॉइंट मैं पहले बता दूं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है। कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लार्ज स्केल पे काम कर सके। तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा नहीं है कि वो फिक्स असेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लार्ज स्केल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर फिक्स असेट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात की जाती है। और वहाँ पे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है फिक्स असेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हाँ, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर काम जो एम्प्लॉयज़ का काम है वो मशीन के थ्रू ही करवाया जाता है ताकि वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स को अचीव कर सके। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिशियंस वगैरह को जो है वो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अर्निंग कर सके। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को जो है ज़्यादा हद तक दूर करता है। तो आई होप कि आपको कुछ पॉइंट्स इसमें मिले होंगे कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट करती है ताकि एम्प्लॉयमेंट को जो है जनरेट किया जा सके। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो जो पॉवर्टी है वो भी कम होगी, और इस सेक्टर के थ्रू हमारी जो ग्रोथ है वो भी हो रही है। और साथ ही साथ ये सेक्टर जो है दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट अर्निंग भी जो है ये सेक्टर लेके आ रहा है। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल स्केल सेक्टर कंस्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द Indian economy. Its importance has been recognized in India as a solution for the problem of scarcity of capital and widespread unemployment and underemployment. This sector accounts for more than 50% of India export earning by way of different product if its indirect export contribution is also taken into account. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इंडिया के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। इट्स इम्पोर्टेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज इन इंडिया। इंडिया ने इसकी जो है इम्पोर्टेंस को समझा एज अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, इतने कैपिटल नहीं है, और साथ ही साथ वो स्मॉल स्केल सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, जिसकी वजह से इस सेक्टर को प्रमोट किया गया। कम से कम रिसोर्सेज में ये बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। कहीं ना कहीं ये सेक्टर जो है वो इंडिया का 50% जो है वो हेल्प करता है। इंडिया की जो अर्निंग है एक्सपोर्ट से, उसमें से 50% अर्निंग जो है वो इस सेक्टर के थ्रू आ रही है। दिस सेक्टर अकाउंट फॉर मोर देन 50%, ना कि 50%, बल्कि 50% से भी ज़्यादा अर्निंग जो है इस सेक्टर के थ्रू आ रही है। This sector accounts for more than 50% of the India's export earning by way of different product if its indirect export contribution is also taken into account. अगर हम इसके सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोर्ट को ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली जो ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करता है, अगर हम उसको भी कंट्रीब्यूट करें तो बहुत ही अच्छा खासा ये जो है परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ हमने इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट थी, इस सेक्टर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो इस सेक्टर को डेवलप किया गया जहाँ पे लेबर्स को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली। इतना हद तक ये ग्रोथ हो गया कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट अर्निंग है 50% से ज़्यादा इस सेक्टर से अब आने लग गई। ठीक है, अब डेफिनेशंस की बात करें, नेचर्स की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट आर स्मॉल इन साइजेस एंड हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वी ऑल नो। द एंटरप्रेन्योर
हिमसेल्फ इज़ द ओनर एंड परफॉर्म ऑल द मैनेजरियल फंक्शन। जो एंटरप्रेन्योर है, जो पर्सन जो इस बिजनेस को चलाता है, वो खुद ही इसका क्या है, ओनर है, और सारे के सारे जो मैनेजरियल फंक्शंस है वो खुद ही सारे परफॉर्म करता है। इन सम केसेस ही मे एडमिटेड या पार्टनर हु मे कंट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द कैपिटल और प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस इन रनिंग द बिजनेस। कई केसेस में क्या होता है कि जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, पार्टनर्स को भी लेके आता है अपने बिजनेस में, और पार्टनर क्या करता है, कई बार कैपिटल लेके आता है और कई बार टेक्निकल असिस्टेंस लेके आता है इस बिजनेस को चलाने के लिए। इट वाज ऑब्जर्व दैट मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर लैक फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल सेक्टर एंटरप्रेन्योर है जिनके पास इतने फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं है, और जिनके लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है। इनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है, और साथ ही साथ क्योंकि ये स्मॉल स्केल सेक्टर से आते हैं तो इनके पास इतनी एजुकेशन, इतनी ट्रेनिंग जो है वो नहीं है। ठीक है, सो दे यूजली डिपेंड अपॉन देयर ओन फंड्स एंड बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो ज़्यादातर ये किस पे डिपेंड रहते हैं, अपने खुद के जो फंड्स होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, या इनको फंड्स कहाँ से प्रोवाइड मिलता होता है, फ्रेंड से या रिलेटिव से। सो दिस यूनिट्स आर लेबर इंटेंसिव इन नेचर एंड डू नॉट यूज सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, और अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए ज़्यादातर इस यूनिट्स के अंदर जो है वो लेबर का यूज़ किया जाता है। सो सच यूनिट कैन बी एस्टैब्लिश इवन इन रिमोट रूरल एरियाज। इन यूनिट्स को हम जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, रिमोट रूरल एरियाज में भी इस तरीके की इन यूनिट्स को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। सो द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इज बेस्ड अपॉन फैक्टर लाइक नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन और टर्नओवर, लोकेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशंस की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है हर एक कंट्री में डिफरेंट है, वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो डिफर है कंट्री टू कंट्री। क्या क्या फैक्टर्स है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, कितने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रोडक्शन या टर्नओवर कितना है, लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे यहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। तो इन कुछ फैक्टर के बेसिस पे जो है इस इंडस्ट्री को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कंट्री टू कंट्री वाइज। Most of the country have taken the number of persons employed and the amount of investment as the basic criteria for defining the concept of small scale industry। कई कंट्री ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए ये बताया गया है कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। कई लोग कहते हैं कि अगर इतने पर्सन एम्प्लॉय हैं या इतने हद तक इन्वेस्टमेंट की हुई है, इतने अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में ये आती है। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यूएसए और यूके ऐसी कंट्री है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जापान और कोरिया और फिलिस्पीन में इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को यूज़ किया गया है स्मॉल स्केल यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के अंदर टर्नओवर का यूज़ किया गया है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल यूनिट्स के अंदर डिफरेंस बताने में कि कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अगर तो टर्नओवर इतना है तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है, टर्नओवर इससे ज़्यादा जाता है तो इसको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर लाएंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे कंट्री टू कंट्री जो है वेरी करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशंस। सो इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या कंसेप्ट यूज़ किया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट और लेबर एम्प्लॉयड दोनों को ही लिया जाता है जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कंसेप्ट को बताते हैं, डिफाइन करते हैं। प्रियर टू 1960, अगर हम 1960 के पहले की बात करते हैं तो स्मॉल स्केल यूनिट हैव बीन डिफाइंड एज एन अंडरटेकिंग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एज अ अंडरटेकिंग बताया गया जिसकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स असेट्स में वो 5 लाख से कम होनी चाहिए और जिसके अंदर 50,000 पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड होने चाहिए अगर पावर का यूज़ किया जा रहा है। अगर तो पावर का यूज़ नहीं किया जा रहा है तो 100 वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है, पावर का यूज़ किया जा रहा है तो उस केसेस में हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ उस केस में क्या है 50। अगर पावर का यूज़ नहीं किया जा रहा तो उस समय सारा काम ही कौन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ खुद ही कर रहे हैं, तो उस समय हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर ये दिखाया गया कि इंडिया के अंदर किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो 1960s में क्या था, एक लिमिट फिक्स की गई थी। अगर तो इस इंडस्ट्री के अंदर फिक्स असेट्स में
5 लाख रुपए तक या उससे कम की इन्वेस्टमेंट है, लेस देन 5 लाख, 5 लाख भी नहीं कहा, अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पार्ट हो रही है, लेकिन 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है किसी इंडस्ट्रीज में तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। साथ ही साथ एक क्राइटेरिया और कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उस इंडस्ट्री में अगर 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और पावर का यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। अगर उस इंडस्ट्री में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और पावर का यूज़ नहीं किया जा रहा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पार्ट हो रही है। उसके अबव अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके अबव इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाई जाएगी। इसके बाद आते हैं 1960s की, पहले की अभी हमने बात की थी, 1960s की हम बात करते हैं। 1960s में क्या हुआ, जो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया था, ठीक है, वो ड्रॉप हो गया। एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को अब हम कंसीडर नहीं कर रहे 1960 से, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ही हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि इतनी अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का पार्ट है, अगर इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और समय समय पे क्या हुआ, टाइम टू टाइम जो ये क्राइटेरिया था, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, वो भी बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। 1960 में इस एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को हटा दिया गया फ्रॉम द डेफिनेशंस, ठीक है, और जो कंसेप्ट था एंसिलरी यूनिट और वो इंट्रोड्यूस किया गया। 1960 में एक अनदर कंसेप्ट आया एंसिलरी यूनिट्स का, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किया था और जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 10 लाख रुपए की थी। अगर तो इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 लाख की है तो वो एंसिलरी यूनिट्स का पार्ट होती है। अब क्वेश्चन आएगा एंसिलरी यूनिट्स क्या होती है या टाइनी यूनिट्स क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो सब्र करो, आगे हम पढ़ेंगे। इन 1966 में क्या हुआ कि जो कंसेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का इन फिक्स असेट्स वाज रिप्लेस्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, जो हमारा क्राइटेरिया था फिक्स असेट्स में इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, विच वाज रिप्लेस्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई 5 लाख तक। पहले लेस देन 5 लाख थी 1960s में जब हमने पढ़ा था, तो जब तो 5 लाख थी, लेकिन 1966 में जो ये लिमिट थी वो 5 लाख तक की कर दी गई, ठीक है, फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। अब हमने कहा था कि हम एंसिलरी यूनिट को भी लेके आए 1960 में, ठीक है, 1960 में हम जो है वो एंसिलरी यूनिट को लेके आए जिसमें जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया था 10 लाख था, ठीक है, वो 1966 में भी 10 लाख ही है। 1966 में भी वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया 10 लाख ही है, लेकिन जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट थी वो 5 लाख तक बढ़ा दी गई। लिमिट वॉज रेज टू 10 लाख इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 5 लाख की लिमिट थी जो कि बढ़ा के 10 लाख की कर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। 10 लाख की लिमिट थी एंसिलरी यूनिट में जो कि बढ़ा के 15 लाख की कर दी गई। कौन से ईयर में, 1975 में। 1975 में ये लिमिट को रेज कर दिया गया, ठीक है, 5 लाख से। दोनों ही केसेस में 5-5 लाख रुपए की लिमिट बढ़ा दी गई। द कंसेप्ट ऑफ टाइनी यूनिट्स वॉज इंट्रोड्यूस इन 1977। 1977 में एक और नया कंसेप्ट आया टाइनी यूनिट्स का, जिसको हम जो है डिफाइन करते हैं, विच वो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू ₹1 लाख। अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि किसी भी ऐसी कंपनीज में प्लांट और मशीनरी में 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको हम टाइनी यूनिट्स के नाम से जानेंगे। अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1980 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसके अंदर जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई। द लिमिट वॉज फर्दर रेज टू 20 लाख। जो लिमिट पहले 10 लाख थी 1975 में, 1980 में वो लिमिट 10 लाख से 20 लाख कर दी गई। एंसिलरी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 1975 में वो लिमिट 15 लाख थी जो कि बढ़ा के 25 लाख कर दी। और अगर हम एंसिलरी यूनिट्स की बात करते हैं तो ये जो लिमिट थी वो 2 लाख कर दी। अब किस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, इसमें डबल कर दी। 1980 में क्या कर दी, डबल कर दी। 10 लाख का था 20 लाख कर दिया, 15 लाख का था 25 लाख कर दिया। जो 1966 की अगर हम बात करें तो 1966 में क्या था, हमारी 5 लाख और 10 लाख की लिमिट थी, ठीक है, 5 लाख और 10 लाख की लिमिट थी। 1977 में आते हुए दोनों ही इंडस्ट्री में 5 लाख की लिमिट और बढ़ा दी। फिर 1977 में एक कंसेप्ट आया टाइनी यूनिट्स का। टाइनी यूनिट्स में प्लांट और मशीन में इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख की हमने पढ़ी। उसके बाद हम आए 1980 में, जिसमें पहले तो 5 लाख की लिमिट बढ़ाई गई थी, लेकिन 1980 में जो लिमिट थी वो 10 लाख की बढ़ा दी। यानी कि जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट की लिमिट 10 लाख थी वो 20 लाख कर दी,
15 लाख की लिमिट को 25 लाख कर दिया, और जो हमारी 1 लाख की लिमिट थी टाइनी यूनिट्स में उसको डबल कर दिया, 2 लाख कर दिया। ठीक है। लिमिट हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली रेजिंग अपवर्ड, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो लिमिट है कॉन्टीन्यूसली गवर्नमेंट क्या कर रही है, बढ़ाती जा रही है। विद इफेक्ट फ्रॉम 24 दिसंबर 1999 इट हैज़ बीन फिक्स एट ₹1 करोड़। 20 लाख की जो लिमिट थी उसको 1 करोड़ तक पहुंचा दिया गया 1999 में। ठीक है, 1999 में 1 करोड़ तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल की यूनिट जो थी फिक्स असेट्स में, प्लांट और मशीनरी में, वो 1 करोड़ कर दी गई। एंसिलरी यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और फिक्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की दोनों की लिमिट को सेम कर दिया गया 1 करोड़, और जो टाइनी यूनिट्स की उसकी जो लिमिट थी 2 लाख रुपए 1980 में, उसको 25 लाख रुपीज़ कर दिया गया। आई होप आप सभी को ये जो है कंसेप्ट अभी तक समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं तीनों के बारे में। स्मॉल स्केल यूनिट क्या होता है, एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होता है, टाइनी यूनिट्स क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। स्मॉल स्केल यूनिट के बारे में समझते हैं। इट रेफर टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वेदर हेल्ड ऑन ओनरशिप बेसिस, ठीक है, लीज ऑन हायर परचेज डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो भी इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में, या तो ओनर का खुद का पैसा है या उसने लीज पे लिया है या हायर पे लिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट खुद की हो या फिर बोरोइंग की हुई हो। यूनिट विद एन ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ द 3rd ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड हैविंग इन्वेस्टमेंट सीलिंग एज प्रिस्क्राइब फॉर स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग इज अप टू ₹1 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी टर्म्ड एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। क्या कहा गया यहाँ पे? कहा गया एक इंडस्ट्री जिसको 3 साल हो गए सेटअप हुए, 3 साल के बाद में उसको जो है अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है उसका 30% जो है बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, और इसकी लिमिट कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़ की लिमिट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। 3 साल हो गए बिजनेस चलाते हुए, 3 साल के बाद 30% की जो भी प्रोडक्शन है वो बाहर की कंट्री में भेजनी है, अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री का पैसा लेके आना है। ठीक है, उस यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट। आई होप क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम जानते हैं एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये क्या होती है? इट रेफर टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज एंगेज और इज प्रपोज टू बी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ प्लांट कंपोनेंट सब असेंबलीज टूलिंग इंटरमीडिएटरीज और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड अंडरटेकिंग supplies or renders or proposes to supply or render not more than 50% of its production or services as the case may be to one or more other industrial undertaking and whose investment in plant and machinery whether held on ownership term or on lease or on hire purchases does not exceed ₹1 करोड़। यानी कि एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती क्या है? विच इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज, टूलिंग, इंटरमीडिएटरीज और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इन सारी चीज़ों में अगर एक इंडस्ट्री इंडल्ज है तो वो एंसिलरी इंडस्ट्रियल यूनिट का पार्ट होगी। ठीक है, और इसकी जो यानी कि इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में वो कितनी है? 1 करोड़ रुपये, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। It should be noted that no small scale or ancillary industrial undertake shall be the subsidiary or owned or controlled by any other industrial undertaking, and that is calculated the value of plant and machinery, the original price thereof shall be taken into account irrespective of whether the plant and machinery is new or second hand। यहाँ पे कहा गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो एंसिलरी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो किसी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई उस यूनिट को कंट्रोल करे, ना तो इसकी खुद की कोई सब्सिडरी होनी चाहिए, ना ही इस यूनिट को खुद को कोई दूसरा कंट्रोल करे, ये खुद ही अपनी यूनिट को कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो किस बेसिस पे लेने हैं? यानी कि जो वैल्यू है इसके प्लांट और मशीनरी की वो क्या होनी चाहिए? दैट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी द ओरिजिनल प्राइस देयरऑफ शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। जो भी ओरिजिनल प्राइस पे किया गया है उसी चीज़ को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हमें मतलब नहीं है कि जो प्लांट और मशीनरी है वो पुरानी है, नहीं है। ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस हमने पे किए हैं दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। उसके बाद आता है टाइनी एंटरप्राइजेस। टाइनी एंटरप्राइजेस की हम बात करें जिसकी लिमिट 2 लाख से 25 लाख तक की होगी। 2 लाख थी 1980 में, 1999 में, 1999 में इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख से 25 लाख रुपए तक होगी। क्या है ये?
टाइनी एंटरप्राइजेस। टाइनी एंटरप्राइजेस का मतलब इट रेफर टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख। अगर तो 25 लाख से एक्सीड हो गई तो वो टाइनी एंटरप्राइजेस का पार्ट नहीं है। अगर तो उसकी लिमिट 25 लाख तक है तो वो टाइनी एंटरप्राइजेस का पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लोकेशन को हम कंसिडर करेंगे, कोई भी लोकेशन हो, ठीक है, कोई भी लोकेशन हो। हाँ, इसके बाद आता है रैशनल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रैशनल की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हाई ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ सो एज टू रेज द पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ living of the people of any country. In developing countries the income output and resources increase with adopted of new technology। क्या कहा गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या रैशनल है, क्या इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। जो ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो क्या है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ताकि जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ सके, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ सके। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, इनकम आउटपुट रिसोर्स इंक्रीज विद द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। की जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किसका यूज़ करके कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर रहे हैं। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द बैकवर्ड रीजन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सबसिस्टेंस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो बैकवर्ड रीजन है वो क्या है, जहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी है, लो इनकम है, ठीक है। So therefore there is a need for rapid industrialization of these regions and incorporations of suitable combinations of labor intensive and capital intensive technique in the progress of industrialization की progress के लिए हमें क्या करना है, इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट करनी है। जो भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन बैकवर्ड एरियाज़ को हमें क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, इनके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़े, इन लोगों की इनकम जो है वो बढ़े, अच्छी टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करें। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सुटेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है, जैसे कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दोनों ही हमें क्या करनी है, यूज़ करनी है इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्री अलोन मे नॉट सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हम कर रहे हैं थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री को बढ़ा तो रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है, जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ही हम अपनी इकोनॉमी को जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ तो कर रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल तो रही है, लेकिन क्यों हम जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ इतना भाग रहे हैं, क्यों हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नॉट सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। सिर्फ और सिर्फ जो है लार्ज स्केल सेक्टर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है, उसके लिए हमें जो है स्मॉल सेक्टर की भी ज़रूरत है। Hence, the strategy of industrialization must aim at utilizing the resources as well as the skills to diversify employment structure and to create high income for further development. ठीक है, this can be achieved through the development of small scale industry which have high potential for growth generation with less capital. क्या कहा गया है, however the strategy of industrialization must aim at utilizing the resources। जो भी industrialization का main use क्या है, जो भी resources है उनका fuller utilization करना, as well as the skills to diversify employment structure and to create high income for further development। ज़्यादा से ज़्यादा income को क्रिएट करना, जनरेट करना। जब ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है। दिस कैन बी अचीव थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, विच हैव हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद लेस कैपिटल, ठीक है।
तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे और हमें ज़्यादा कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशंस पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 है वो क्या कहता है, दे प्रोवाइड इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, they offer a methods of ensuring a more equitable distribution of national income, and they facilitate an effective mobilization of resources of capital and skills which might otherwise remain unutilized. यानी कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नहीं लेके आते तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, उनकी जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, उनकी स्किल्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेट करना. Some of the problems that unplanned urbanization tend to create will be avoided by the establishment of small centers of industrial production all over the country. It has placed the following argument in favor of small scale industry की फेवर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्यों बेनिफिशियल है, क्या फ़ायदा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने का. पहला एम्प्लॉयमेंट आर्ग्यूमेंट की, इससे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है. दिस आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट स्मॉल एंटरप्राइजेज आर लेबर इंटेंसिव एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. It is observed that while the output employment ratio is the lowest in the small scale sector, its employment generation capacity is 8 times that of the large scale sector. In view of the fact that a developing economy is characterized by high incidence of unemployment, small enterprises need to be encouraged. तो employment argument क्या कहता है कि कहीं ना कहीं स्मॉल एंटरप्राइजेज क्या है, लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पे ज़्यादातर लेबर का यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल. ठीक है, तो ये देखा गया है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मुताबिक 8 टाइम्स ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इसलिए स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज को एनकरेज किया जा रहा है. उसके बाद आता है इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट. इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, दिस आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट द इनकम जनरेटेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज, income that are generated in a large number of small enterprises is dispersed more widely in the community than the income generated in a few large enterprises. In other words, the income benefit of small enterprises is driven by a large population. यानी कि जो small enterprises में जो income आती है वो ज़्यादातर लोगों तक फैल पाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको income मिल रही है. लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है कि ज़्यादातर मशीनरी का यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादातर तो फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट है या फिर जो ओनर्स हैं उनको ही पैसा मिल रहा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो जहाँ पे जो लेबर है वो ज़्यादा यूज़ की जा रही है, तो जो बेनिफिट है वो ऑल ओवर द कंट्री जो है वो ज़्यादातर पॉपुलेशन तक फैल रहा है, जिसका लोग ज़्यादातर जो है बेनिफिट ले रहे हैं. वाइल द लार्ज एंटरप्राइजेज एनकरेज मोर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, द स्मॉल स्केल सेक्टर विल नॉट ओनली लीड टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बट इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एज वेल. इकोनॉमिक पावर का मतलब है कि डोमिनेंट पोजीशन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं लार्ज स्केल सेक्टर. ठीक है, अपना दबदबा जो है बनाना चाहते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल सेक्टर ऐसा नहीं करते. लेटेंट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, लेटेंट रिसोर्सेज आर्ग्यूमेंट दिस आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट स्मॉल एंटरप्राइजेज आर एबल टू टैप अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, encourage the growth of a class of small enterprises which is more dynamic and efficient and bring idle saving into productive investment. कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जो कि पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि हम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस का यूज़ कर रहे हैं, तो जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है उनको भी हम क्या कर पा रहे हैं, टैप कर पा रहे हैं. ठीक है, उनका भी हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी एनकरेज कर रहे हैं और जो भी उनकी आइडियल सेविंग है उसको प्रोडक्टिव यूज़ में ला रहे हैं थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो डिसेंट्रलाइजेशन आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट लार्ज एंटरप्राइजेज आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. जो भी लार्ज एंटरप्राइजेज है वो कहाँ पे काम करती है, कहाँ पे ज़्यादातर अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. So to prevent congestions in large cities, the industrialization must penetrate into smaller town and remote corner of the country. So this is possible by setting up small enterprises and promoting the industrial growth in semi-urban and rural areas. तो कहीं ना कहीं सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को
लाया जाए, क्योंकि जो हमारी लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज है वो ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से कंजेशन जो है लार्ज सिटी में बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो है स्मॉल यूनिट को जो है वो स्मॉलर टाउन में लाया जा रहा है, रिमोट एरियाज़ में जो है इनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि दोनों ही सेक्टर्स की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो। उसके बाद आ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर small scale industries are therefore play a very important key role in the country's economic development with the advantages of low investment। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? एक तो लो इन्वेस्टमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बेस एंड डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज टू रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज़ की। इसके थ्रू हम जो है इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़ और सेमी रूरल एरियाज़ में भी सेटअप कर पा रहे हैं। So they also help in promoting entrepreneurial and in earning foreign exchange। उसके बाद आता है these units are symbols of national identity। Various policies, provision, procedures, schemes and programs have been initiated from time to time for the development of these sectors। इस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम्स, प्रोग्राम, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ को भी लाया गया। स्पेशल अटैम्प्ट्स आर ऑल्सो मेड टू डेवलप इंडस्ट्रियल बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री। बहुत सारे अटैम्प्ट जो है वो किए गए ताकि इन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो डेवलप किया जाए। तो बेसिकली ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हो सकता है कि कहीं ये वीडियो बड़ी ना बन जाए और आपका इंटरेस्ट ना रहे। तो आज की वीडियो में हमने कहा नेचर्स, डेफिनेशंस और रैशनल्स के बारे में। आई होप आप सभी को जो है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।